नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के बारे में। आप सभी जानते होंगे आपको F8 में पढ़ना है पेडागोजी ऑफ हिंदी। पेडागोजी ऑफ हिंदी के 1 सेक्शन के प्राइमरी लेवल की हम बात करेंगे। पेडागोजी ऑफ हिंदी के 2 वीडियो मैंने इसके पूर्व बना रखा है जो कि अपलोड किया जा चुका है, जिसे कि आप इसी सेक्शन में देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके पेडागोजी ऑफ हिंदी यानी कि हिंदी के शिक्षण शास्त्र के इकाई 3 से। आप सभी को पता होगा इकाई 3 में आप सभी को पढ़ना है भाषाई क्षमताओं का विकास, सुनना एवं बोलना। इकाई 3 में आप सभी को पढ़ना है भाषाई क्षमताओं का विकास, सुनना एवं बोलना, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे भाषाई क्षमताओं की संकल्पना, विभिन्न भाषाई क्षमताएं और उनके बीच आपसी संबंध, सुनने एवं बोलने का अर्थ, सुनने एवं बोलने को प्रभावित करने वाले कारक और प्राथमिक स्तर के बच्चों के सुनने और बोलने की क्षमताओं का विकास। तो मेन सुनना और बोलना, इसके बारे में हम आज के क्लास में विशेष रूप से बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस इकाई 3 के ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। यानी कि इकाई 3 में हमको बेसिक रूप से जानना क्या है, समझना क्या है। तब इकाई 3 की हम बात करते हैं तो बच्चों को जो है कक्षा में सुनने एवं बोलने के मौके जो है उपलब्ध करवाना। इसका उद्देश्य क्या है इकाई 3 का? इकाई 3 का उद्देश्य यह है कि छात्रों को, बच्चों को कक्षा में सुनने एवं बोलने के आपको मौके उपलब्ध करवाना है। जैसे कि आज की बात या बातचीत, अपने बारे में बात करना है, स्कूली अनुभवों पर बात करना, आंखों देखी या सुनी हुई घटनाओं के बारे में अभिव्यक्त करना, बाल गीत, कविता सुनना या सुनाना, कहानी सुनाना, चित्र वर्णन, दिए गए शब्दों से कहानी सुनाना, रोल प्ले करवाना, सुने हुए विचारों को संक्षिप्त एवं विस्तारित कर पाना इत्यादि। ये सब चीज़ें क्या है हमको जानना है। एक चीज़ यहाँ पर आया था बाल गीत, कविता, ये सब क्या होता है। तो बाल गीत का वीडियो जो है, बाल गीत हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, बाल गीत होता क्या है, इसका वीडियो भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर क्लिक करके आप बाल गीत को सुन सकते हैं और अपने विद्यालय में इसका अभ्यास भी करा सकते हैं। यानी कि बाल गीत की हम प्रस्तुति कैसे करेंगे, ये होता क्या है, इसका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है, इन सब चीज़ों पर भी आप बात कर लेंगे। यानी कि जब आप वीडियो देखेंगे तो सब चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे। तो हमने समझा इसका उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य है बच्चे को हमको बोलने और सुनने के मौके देने हैं। क्या कि बच्चे जितना सुनेंगे, सीखेंगे, उससे उनकी नॉलेज में, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा आपको जानना है इकाई 3 में ही भाषा सीखने के संकेतक, यानी कि सुनने और बोलने के संदर्भ में हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, कोई भाषा सीखते हैं, तो संकेतक क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अंतर्गत बच्चों में भाषा सीखने की सहज एवं क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे जो है भाषा बहुत तेजी से सीखते हैं और स्कूल आने से पहले वे अच्छा खासा भाषाई ज्ञान अर्जित कर चुके भी होते हैं। आप सभी को पता हो जब बच्चे स्कूल आते हैं तो क्या होता है, वो पहले से ही बहुत सारी भाषाएं सीखे रहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं उनके घर में या उनके आसपास जो भाषाएं बोली जाती है, जो क्षेत्रीय भाषा उनके घर में प्रयोग होता है या जो भी इंटरनेशनल या नेशनल भाषा बोली जाती है, वो भाषा क्या होती है, बच्चे पहले से सीखे रहते हैं। उसके उपरांत आपके वो विद्यालय आते हैं, यानी आपके स्कूल आते हैं। तो जब बच्चे स्कूल आते हैं तब स्कूल की भूमिका क्या होती है, स्कूल की भूमिका ये होती है कि उनकी भाषाई ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उनमें पढ़ने लिखने, अभिव्यक्त करने के कौशलों का विकास किया जाए। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो स्कूल का दायित्व क्या हो जाता है, स्कूल का दायित्व यह होता है कि बच्चे जो भी भाषाई ज्ञान अर्जित कर चुके हैं
यानी कि जितना ज्ञान वो प्राप्त कर चुके हैं उसका इस्तेमाल करके, उस भाषा का इस्तेमाल करके उनमें पढ़ने लिखने और अभिव्यक्त करने के कौशलों का भी विकास किया जाए। इसीलिए हम आज के यूनिट में यानी कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे भाषाई कौशल के बारे में। सुनने और बोलने के परिदृश्य में बात करेंगे, आखिर इसका अर्थ क्या है, सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने में क्या संबंध है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इनको हम अलग रूप में क्यों रखते हैं, कक्षा कक्ष प्रक्रिया में यह प्रत्यक्ष रूप से कैसे उजागर होता है, इस सब के बारे में हम आज के क्लास में विशेष रूप से बात करने वाले हैं, विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। यानी कि आप कह सकते हैं एक प्रशिक्षु के रूप में, आप एक प्रशिक्षु हैं तो आपका दायित्व क्या बनता है, आपका एक उद्देश्य क्या है, आपका क्या रोल है विद्यालय में, इसके बारे में हम जानेंगे, विशेष रूप से बात करेंगे। तो चलिए आप एक प्रश्न यहाँ पर नोट आउट कर लीजिए। जो प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में भी इस तरह का प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछा भी आता है। आपका प्रश्न जो है यहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप इसे नोट आउट कर सकते हैं। प्रश्न यह है, सुनने एवं बोलने का क्या अर्थ है, इनको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। प्रश्न आप सभी लिख लिए होंगे। इसके बाद चलिए इसका उत्तर हम जानते हैं। पहले क्या है, सुनना एवं बोलना। पहले हम इन दोनों को समझते हैं, सुनना किसे कहते हैं, बोलना किसे कहते हैं। आप सभी जानते होंगे, हम सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, फिर इसे हम समझे क्यों, यही तो आपको समझना है। आज के क्लास का उद्देश्य ही है सुनना एवं बोलने का अर्थ क्या है। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब शायद आप समझ पाएंगे कि आज वो चीज़ आप सीखेंगे जो शायद पहले से आप जानते हुए भी नहीं जानते थे। तो चलिए आप हेडिंग देंगे यहाँ पर, पहले हम सुनना के बारे में समझेंगे। आप लिखेंगे श्रवण कौशल या फिर सुनना। श्रवण कौशल या सुनना में आपको लिखना है वाचन, सुनने और सुनकर इसका अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया को ही हम श्रवण कौशल कहते हैं, यानी कि सुनने की कला इसे कहते हैं। श्रवण कौशल का सैद्धांतिक पक्ष होता है, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत दिया गया है। श्रवण कौशल का सैद्धांतिक पक्ष कहाँ दिया गया है, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत इसे दिया गया है। सामान्यतः कानों द्वारा जो ध्वनियाँ ग्रहण की जाती है और मस्तिष्क के द्वारा उनकी अनुभूति एवं प्रत्यक्षीकरण को ही हम श्रवण कहते हैं, यानी कि सुनना कहते हैं। सुनना किसे कहते हैं, जो आपके कानों के द्वारा जो ध्वनियाँ आप सुनते हैं, जो ध्वनियाँ आपको सुनाई देती है, और ध्वनि सुन करके जो आपका मस्तिष्क जो है, जो आपका दिमाग जो है एक्टिव होता है, जो दिमाग आपका कार्य करता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं श्रवण या फिर सुनना। मौखिक भाषा के जो माध्यम जो होते हैं, मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त भाव एवं विचारों को सुनकर समझना, भाषा के संदर्भ में अर्थ, बोध एवं भाव की प्रति जो है सुनने के आवश्यक तत्व होते हैं। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति हमारे सामने अपने भाव एवं विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और हम उसे सुनकर यथार्थ भाव एवं विचार से समझते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, तो हमारी यह क्रिया सुनना अथवा श्रवण कहलाती है। शायद आप समझ गए होंगे कि सुनना किसे कहते हैं। हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं कि जो भी आवाज़, जो भी साउंड आप अपने कानों द्वारा सुनते हैं और कानों द्वारा सुनने के बाद आपके मस्तिष्क में इसकी प्रतिक्रिया उभर कर आती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुनना कहते हैं, श्रवण कला कहते हैं। जैसे कि ये वीडियो आप सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो सुन करके आपके दिमाग में जो प्रक्रिया चल रही है, आप DLED प्रथम वर्ग के F8 के पेडागोजी ऑफ हिंदी को समझ रहे हैं, पेडागोजी ऑफ हिंदी को जान रहे हैं, हिंदी के शिक्षण शास्त्र को समझ रहे हैं। आपके लिए तो ये विषय ही नया होगा, क्योंकि अभी तक आप क्या करते थे, आप केवल हिंदी पढ़ते थे, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, पेडागोजी ऑफ हिंदी, यानी कि हिंदी का शिक्षण शास्त्र। तो हिंदी और हिंदी का शिक्षण शास्त्र में क्या अंतर है, ये चीज़ें आप यहाँ पर सुन करके
स्पष्ट कर पा रहे हैं, क्लियर कर पा रहे हैं। तो जो था हमने यहाँ पर जाना आपके श्रवण कला के बारे में, सुनने की कला के बारे में। अब आप जो हेडिंग देंगे आपको लिखना है सुनने को प्रभावित करने वाले कारक। आप यहाँ पर स्टार्ट करके हेडिंग दे सकते हैं। आपको लिखना है, आप लिखेंगे आप सुनने को प्रभावित करने वाले कारक। वो कौन कौन से कारक हैं जो सुनने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं या कारक होते हैं। तो उस कारक में आपको पहले कारक के बारे में लिखना है, यानी कि आप 1 नंबर में लिखेंगे। सुनने को प्रभावित करने वाले कारक में आपको पहला लिखना है अशांत वातावरण। पहला कारक क्या हो सकता है आपका? पहला कारक हो सकता है अशांत वातावरण। अशांत वातावरण यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल हो, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किसी की बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुन सकते हैं। जैसे ये क्लास का वीडियो है, यदि इसे आप बीच मार्केट में चलाकर सुने तो क्या आप सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। और यदि ये वीडियो अभी हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, यदि मेरे यहाँ आसपास शोरगुल हो, साउंड हो, तो भी क्या होगा? तो भी आप इस वीडियो को, इस क्लास को सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया, जो हम कारक की जो बात कर रहे थे वो क्या है आपका? पहला कारक होता है अशांत वातावरण। अशांत वातावरण में आप लिख सकते हैं बालक जहाँ रहता है उस स्थान का वातावरण अशांत होने पर श्रवण दोष आना स्वाभाविक है। जैसे छात्रों के आस पड़ोस में होने वाले शोरगुल के कारण जो है श्रवण दोष होने पर कक्षा में कही गई बातों को भली भांति सुन नहीं पाते हैं। और जो यहाँ पर श्रवण, जो सुनने की जो एक्टिविटी हो रही थी, जो सुनने का कार्य हो रहा था, वो क्या होता है? अधूरा रह जाता है। यानी कि इसका आप बोल सकते हैं जो प्रभावित करने वाले कारक में, मैंने पहले के बारे में बात किया अशांत वातावरण, ये पहला होता है। यानी कि अशांत वातावरण में आप किसी की बातों को स्पष्ट रूप से सुन नहीं सकते हैं। चलिए अब आपको नेक्स्ट लिखना है, यानी कि 2 नंबर में आप लिखेंगे, इसमें आपको देना है ध्यान केंद्रित ना होना। दूसरा में आपको लिखना है ध्यान केंद्रित ना होना। ध्यान केंद्रित ना होने का अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए कि ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। जब आपका ध्यान कहीं और होगा तो क्या होगा? आप किसी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। ये वीडियो का आपको जितने भी वीडियो इस सेक्शन में अपलोड किए गए हैं या डीएलएड के बाकी जो आपके पेपर कोड हैं, यानी कि आप पढ़ सकते हैं कि F1 से लेकर के आपके F12 तक, डीएलएड प्रथम वर्ष में को पढ़ना है F1 से F12 तक। तो इस सभी के वीडियो जो है अपलोड किए जा चुके हैं। बहुत के नहीं हुए हैं तो धीरे धीरे वो अपलोड भी हो जाएंगे। तो जितने भी क्लासेस के वीडियो आपको अपलोड किए गए हैं, आपको बताए गए हैं, यदि आप उसे ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं, ध्यानपूर्वक नहीं देखते हैं, तो क्या होगा? आप किसी चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते हैं। तो दूसरा कारक में आप लिखेंगे ध्यान केंद्रित ना होना। इसमें आपको लिखना है कई बार बालकों का ध्यान पठित विषय वस्तु की ओर केंद्रित नहीं हो पाता है। ऐसी दशा में बालक उस पाठ का उचित श्रवण नहीं कर पाते हैं जो कि कक्षा कक्ष में पढ़ाया जाता है। कक्षा कक्ष यानी कि क्लासरूम। आप इस वीडियो को भी एक वर्चुअल क्लास के रूप में देख सकते हैं। यानी क्या करेंगे, इसे आप सामने मोबाइल रख देंगे, वीडियो प्ले कर देंगे और सामने जैसे आप क्लास में बैठकर पढ़ाई करते हैं, वैसे यदि इस वीडियो को देखेंगे तो आप क्या करेंगे? बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यानी कि आपको ये अनुमान कर लेना है, ये मान लेना है कि हम क्लास में बैठे हैं और सामने शिक्षक जो है आपको पढ़ा रहे हैं, तब आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। और जितने वीडियो आपके F1 से लेकर F12 तक अपलोड किए गए हैं, उन सभी का लाभ उठा सकते हैं। चलिए आप तीसरा नाम लिखेंगे। नंबर 3 में आप सभी को लिखना है, इसमें लिखना है मौखिक कार्यों का अभाव। तीसरा में आप लिखेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं सुनने को प्रभावित करने वाले कारक में तीसरे नंबर कारक में आपको लिखना है मौखिक कार्यों का अभाव। इसमें लिखना है आपको हिंदी भाषा जो है शिक्षण में शिक्षक गण मौखिक कार्यक्रम भी करवाते हैं। इससे बालकों में शीघ्रता से श्रवण का अभ्यास
नहीं हो पाता है, वे श्रवण कार्य में क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं। यानी कि इसमें आप क्या समझे, मौखिक कार्यों का अभाव। हिंदी भाषा शिक्षण जो होता है यानी कि पेडागोजी हिंदी में क्या होता है, शिक्षक के द्वारा जो है केवल मौखिक कार्य ही कराए जाते हैं, रिटन कार्य कम इसमें होता है। या फिर बहुत ऐसे कार्य होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो शिक्षक शायद बेहतर तरीके से बता नहीं पाते हैं। तो जो सुनने की जो कार्य है, जो श्रवण कार्य है, इसमें पूरा नहीं हो पाता है। या इसे आप इस वे में भी समझ सकते हैं, थर्ड वे में हम आप लिखे होंगे मौखिक कार्यों का अभाव। इसमें क्या होता है, केवल शिक्षक ही ज़्यादा बोलते हैं, यानी कि शिक्षक के द्वारा ये सब चीज़ें बताई जाती है, बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उद्देश्य भी जो है आपका पूरा यहाँ पर नहीं हो पाता है। चलिए आप चौथे में लिखेंगे, 3 आपका हो गया है। अब नंबर 4 में आपको लिखना है। नंबर 4 में आप हेडिंग देंगे शिक्षकों में रुचि का अभाव। चौथे में आपको लिखना है शिक्षकों में रुचि का अभाव। हिंदी भाषा शिक्षण में जो है कुछ शिक्षकगण स्वयं ही रुचि नहीं लेते हैं तथा कुछ शिक्षकगण जो है आदर्श पठन स्वयं प्रभावपूर्ण नहीं करवाते हैं, जिससे बालक उचित एवं शुद्ध अनुकरण वाचन में असमर्थ रहते हैं। यह अधिकतर बार होता है जब भी हिंदी की बारी आती है, हिंदी के पाठ्यक्रम की बात आती है, तो बहुत ऐसे प्राध्यापक होते हैं, बहुत ऐसे शिक्षक होते हैं जो कि इसमें रुचि नहीं लेते हैं, या कोई शिक्षक यदि से पढ़ाते भी हैं तो उसे बेहतर तरीके से वो पठन पाठन नहीं करा पाते हैं, जिससे कि आपका जो सब्जेक्ट हिंदी है वो सार्थक इसका हो नहीं पाता है, सार्थक अपने उद्देश्य की प्राप्ति ये नहीं कर पाता है। चलिए इसके बाद आपको लिखना है 5वें नंबर में। नंबर 5 में आप लिख देंगे पाठ्य वस्तु की क्लिष्टता। क्लिष्टता का अर्थ आप होता है हार्डनेस बोल सकते हैं या कठिन बोल सकते हैं। यानी कि जो हिंदी में आप देखे होंगे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन होते हैं, हार्ड होते हैं, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, हिंदी में जो है पाठ्य वस्तु कभी कभी इतनी कठिन आ जाती है कि बालकों के समझ में नहीं आ पाती है। अतः इस कठिनता से घबराकर वे क्या करते हैं, इस पाठों में श्रवण से भी जी चुराते हैं और श्रवण में वो लापरवाही बरतते हैं। यानी जब हिंदी का क्लास चलता है तो क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द आते हैं, कुछ ऐसे कठिन शब्द आते हैं जिससे कि बच्चे बेहतर तरीके से सुन नहीं पाते हैं या उसे बेहतर तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, इसमें भी समस्याएं आ जाती है। चलिए इसके बाद आप लिखेंगे 6ठे नंबर में, 6 नंबर में लिखना है एक साथ दो काम। एक साथ दो काम का आपका अर्थ हुआ, आजकल बहुत ऐसे उच्च कक्षाओं में क्या होता है, व्याख्यान विधि के अनुकरण के फलस्वरूप निम्न कक्षाओं में भी शिक्षक मौखिक कार्य करने के साथ साथ लिखित कार्य करने की बालकों को अनुमति दे देते हैं। यानी क्लास में क्या होता है, टीचर क्या करते हैं, बच्चे को समझाते तो हैं ही, समझाने के दौरान उन्हें लिखाने भी लगते हैं। आप सभी ने भी देखा होगा या शायद आप सभी करते भी होंगे, बहुत ऐसे शिक्षक होते हैं जो क्या करते हैं, क्लास में आते हैं और लिखाना शुरू कर देते हैं और लिखाने के साथ ही बीच बीच में समझाते रहते हैं। तो चीज़ें क्या होती है, बच्चे का ध्यान तो लिखने में रहता है, वो आपके द्वारा कही गई बातों को समझ नहीं पाते हैं। यानी कि एक साथ दो काम करते हैं, यानी कि लिखने का भी काम कर रहे हैं और आप लिखाने का भी काम कर रहे हैं और समझाने का भी काम कर रहे हैं। तो बालक तो लिखने में व्यस्त है, वो आपके द्वारा समझाई गई बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो जिससे क्या होता है, हिंदी भाषा जो है या कोई विषय जो है वो सार्थक नहीं हो पाता है। तो इसमें एक शिक्षक को क्या करना है, जब वो क्लास में जाए तो समझाने के दरमियान चीज़ों को समझा दे, लिखाने के दरमियान केवल लिखाने का काम करे। यानी कि एक साथ यदि दो काम आप करेंगे, दो काम बच्चों से करवाएंगे तो क्या होगा, सार्थक सिद्ध नहीं हो पाएगा, आपके विषय में जो है बच्चे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। चलिए इसके बाद आप कितना होता है, 6 हो गया था, अब 7वां लिखना है आपको। नंबर 7 में लिखेंगे, आपको हेडिंग देना है कक्षा में कठोर नियंत्रण। इसमें आपको लिखना है
कुछ शिक्षक जो हैं कक्षा का अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर नियंत्रण रखते हैं, जिससे कक्षा में बालक भयभीत होकर चुपचाप बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति में या भय के कारण क्या होता है, वे पाठ को न तो ध्यान से सुनते हैं और न ही भली प्रकार से समझ पाते हैं। ये बहुत आपका महत्वपूर्ण है। 7 नंबर आप सभी ने भी देखा होगा, कुछ शिक्षक क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो बच्चों में कठोर नियंत्रण करते हैं, उनको डरा धमका कर रखते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, उस शिक्षक को देखते ही बच्चे डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और भय के कारण से वो क्लास में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है, जो चीज़ें बताई जाती है, वो उसे बेहतर तरीके से ना तो सुन पाते हैं, न उनका ध्यान लगा पाते हैं और उनका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य की क्या होती है, पूर्ति नहीं हो पाती है। 7 हो गया था, आप लिखना है अपने 8 नंबर में। आपको 8 नंबर आप हेडिंग देंगे पढ़ने में अरुचि। 8 में आपको लिखना है पढ़ने में अरुचि। कुछ बालक जो है पढ़ने में अरुचि रखते हैं, यानी कि उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनका मन जो है पढ़ने की ओर नहीं लगता, या कभी कभी बालकों के सामने कुछ ऐसी आकस्मिक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिससे उनमें पढ़ने में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अतः परिणाम स्वरूप ऐसे छात्र जो हैं कक्षा में आते तो हैं, लेकिन वे पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को श्रवण करने का यानी सुनने का वो प्रयास नहीं करते, जिससे क्या होता है, जो भी चीज़ें उन्हें पढ़ाई जाती है उसका वो ध्यान लगा नहीं पाते हैं, उससे वो सुन नहीं पाते हैं। तो हमने यहाँ पर 8 विषय जाना, हमने आपके 8 नियमों के बारे में यहाँ बात की है। इसमें सुनने को प्रभावित करने वाले कारक जो ये मेन जो है ये 8 हो सकते हैं। ये 8 पॉइंट है, 8 बिंदु थे जो सुनने को प्रभावित कर सकते हैं। प्रभावित करने वाले कारक के रूप में इन्हें माना जाता है, इन्हें देखा जाता है। इसके बाद आपको हेडिंग देना है वाचन कौशल या बोलना। क्योंकि हमने वीडियो के शुरू में कहा था हम सुनना एवं बोलना के बारे में समझेंगे, तो हमने सुनना के बारे में तो 8 पॉइंटों में जान लिया, हमने इसके कारक भी जान लिया कि कौन कौन कारक हैं जो इसके जो सुनने की क्रिया को प्रभावित करते हैं। हमने 8 पॉइंटों में 8 बिंदुओं में इसे जाना है। आप क्या करेंगे, आपको हेडिंग देना है वाचन कौशल या फिर बोलना। सुनना का तो हो गया था, अब बोलने के बारे में बात करते हैं। इसमें देना है वाचन कौशल या बोलना। इसमें आप सभी लिखेंगे कैथरीन ओकानर के शब्दों में वाचन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य, श्रव्य एवं गतिवाही सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित होता है। कैथरीन ओकानर के यहाँ कोटेशन था, उसके बारे में हमने यहाँ बात किया। उनका कहना है कि वाचन क्या है, वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य यानी कि दिखाई देने वाली चीज़ है एवं श्रव्य यानी कि सुनने वाला, इन दोनों की गतिशीलता जो है, गतिवाही सर्किट जो है मस्तिष्क के अधिगम केंद्र में निहित होते हैं। इनके अलावा एक और का कोटेशन में आप जिक्र करना चाहेंगे। डोनाल्ड माइल वाचन और लेखन की तुलना करते हुए लिखते हैं कि लिखने में मौखिक भाषा को स्थायी रूप प्रदान किया जाता है और वाचन में इसका उल्टा किया जाता है। यानी कि डोनाल्ड माइल कहते हैं, वो लिखते हैं कि वाचन और लेखन को तुलना करते हैं, यानी कि हमने क्या किया, लिखना और बोलने को तुलना करते हुए वो लिखते हैं और कहते हैं कि मौखिक भाषा को जो क्या करते हैं, स्थायी रूप प्रदान करते हैं, और जबकि वाचन में इसका उल्टा होता है, यानी कि वो स्थायी नहीं होता है। आप सभी जानते होंगे जो चीज़ें बोल दी जाती है वो स्थायी नहीं है। आप सुनते हैं, आपका मस्तिष्क में कैद हो जाता है, लेकिन यदि आप उसे लिख लेते हैं तो क्या होता है, आपका स्थायी हो जाता है। चलिए इसमें आगे आपको और लिखना है कि संसार की समस्त भाषाओं का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि उनके अक्षरों की ध्वनियाँ विभिन्न प्रकार से निकलती है। इन मात्राओं के कुछ निश्चित एवं वैज्ञानिक नियमों के अनुसार शुद्ध उच्चारण किया जा सकता है, परंतु देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। उसकी यह विशेषता है कि अक्षरों के
नामानुसार ही उसकी ध्वनियाँ हैं। यही कारण है कि हिंदी के अध्यापकगण पढ़ना सिखाने की व्यवस्था अलग से नहीं करते। उनके अनुसार या उनके अनुमान से अक्षर बोध से ही पढ़ना आ जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। यानी कि हम यहाँ क्या समझे, दुनिया के जितने भी भाषा हैं, जितने भी अक्षर हैं, उसका क्या होता है, अक्षर के अनुसार उसकी सबकी अपनी अलग अलग ध्वनियाँ होती है। वैज्ञानिक नियम के अनुसार उसका हम शुद्ध उच्चारण करते हैं। लेकिन जो आपकी हिंदी है यानी कि देवनागरी लिपि है, उसमें जो आपके शिक्षक होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, उनका मानना क्या होता है कि जो बात हम लिखे हैं उसको वैसे ही पढ़ेंगे, लेकिन वैसा नहीं होता है। इसका क्या होता है, इसमें भी हम वैज्ञानिक वे होता है, वैज्ञानिक तरीका होता है जिससे हम शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। चलिए हम आगे यहाँ पर जानते हैं कि बोलने को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से कारक हैं जो बोलने को प्रभावित करते हैं। हमने यहाँ पर 8 बिंदुओं में जाना था सुनने को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में, और अब हम बात करेंगे आपके बोलने को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि वो बोलने के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इसमें भी आप क्या करेंगे, पहले आप नंबर 1 हेडिंग देंगे। पहले आपको लिखना है 1। इसमें आप लिखेंगे किसी ध्वनि का लोप कर देना या उस ध्वनि को अति दीर्घ उच्चारण करना। ये क्या है, आप जब कोई शब्द बोलते हैं, कोई वर्ड बोलते हैं, तो आप क्या करते हैं, किसी ध्वनि को आप बोलते ही नहीं है, उसे छोड़ देते हैं, या किसी को बहुत जोर से उच्चारण करते हैं, या कई बार क्या होता है जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है उसको आप ऐसे यूँ ही छोड़ देते हैं। तो इसका क्या है, आपका ये कारक है, ये कमी है, इसे आपको नहीं करना है। जो भी शब्द लिखा गया उसको बेहतर तरीके से उच्चारण करना है। चलिए अब आप सेकंड में लिखिए। 2 नंबर आपको लिखना है किसी ध्वनि का अल्प उच्चारण करना। ये भी एक कारक में आता है। कोई ध्वनि है, कोई शब्द लिखा हुआ है, उसको क्या किया जाता है, बहुत लोगों के द्वारा अल्प उच्चारण किया जाता है, यानी कि आधा अधूरा ही उच्चारण किया जाता है। हम ये कार्य भी नहीं करना, हम उसका उच्चारण पूरा करना है। चलिए तीसरे में आप लिखेंगे 3rd नंबर में शब्दों को चबा चबा कर या दबा कर या अति द्रुतगामी से बोलना। शब्दों को चबा चबा कर बोलने का अर्थ हुआ कि आप शब्द को क्या करते हैं, बहुत ही घुमा फिरा कर उसे अजीब ढंग से पेश करते हैं या उसे बहुत जल्दी बोल देते हैं। ये भी उसका क्या होता है, एक कारक के रूप में इसे माना गया है। यानी कि आप क्या करेंगे, जब आप बोलेंगे तो बेहतर तरीके से शांत भाव से, यानी कि आपकी आवाज़ ना तो बहुत ज़्यादा तेज रहे और ना ही बहुत ज़्यादा धीरे रहे। आपको एक मीडियम में, एक सही वे में बोलना है। चलिए आपका 3 हो गया। आप चौथा आप लिखेंगे। 4 नंबर में आपको लिखना है, इसमें आप लिख सकते हैं किसी शब्द की ध्वनि को उलट देना। ये भी एक कारक है कि शब्द की जो ध्वनि है उसी ध्वनि के अनुसार ही हमें उस शब्द को बोलना है, उसमें कोई भी हमें हेरफेर नहीं करनी है। चलिए अब आप 5 नंबर में लिखेंगे। 5वें में आपको लिखना है सुर, बलाघात तथा आरोह अवरोह का गलत प्रयोग करना। जो आरोह एवं अवरोह होता है, सुर होता है, उसका हमें क्या करना है, सही वे में प्रयोग करना है। आप सभी को याद होगा जब हम आपके DLED प्रथम वर्ष के आपके F11 पढ़ रहे थे, यानी कला समय की शिक्षा, उसमें हमने संगीत के बारे में आपको पढ़ाया था। तो संगीत में हमने जाना था कि उसमें आरोह अवरोह सुर होते हैं, सारे गामा जो होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, एक लयबद्ध तरीके से गाते हैं। यदि लयबद्ध तरीके से उसे हम प्रस्तुत नहीं करेंगे तो क्या होगा, म्यूजिक में हम बेहतर सुर, बेहतर लय नहीं कर सकते हैं। उसी तरह आपके साउंड में भी होता है, आवाज़ में भी होता है, जो कि हम यहाँ 5वें नंबर पे जाने। चलिए अब आप लिखेंगे 6 नंबर। 6 में आपको लिखना है सामाजिक परंपराओं का गलत होना। कई बार क्या होता है कि जो आपकी सामाजिक परंपरा है, सामाजिक परंपरा में भी कुछ ऐसी धारणाएं, कुछ ऐसी अवधारणाएं विकसित हो जाती है जिस वजह से लोग जो है उसी शब्द को बार बार उच्चारित करते रहते हैं। चलिए आप लिखेंगे, आपका 6 हो गया। 7वें नंबर में लिखेंगे। 7वां पॉइंट पे आपको देना है स्वर, यंत्र या तंत्रों में खराबी के कारण हकलाना या तुतलाना।
जो भी शब्द होते हैं आप सभी देखे होंगे, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ शब्द जो है बेहतर तरीके से वो उच्चारित नहीं कर पाते हैं, यानी कि वो बोलने में हकलाने लगते हैं या तुतलाने लगते हैं। तो क्या होता है, वो शब्द जो है जो बोलना चाहते हैं बेहतर तरीके से बोल नहीं पाते हैं। तो ये भी क्या आप इसको बोल सकते हैं, ये भी एक कारक के रूप में इसे माना गया है। चलिए कितना हो गया, 7 हो गया। तब 8वें नंबर में आपको लिखना है, नंबर 8 में आप लिखेंगे अटक अटक कर बोलना। जैसे कि मैंने आपके 7वें में बताया था, तुतलाना, हकलाना या अटक कर बोलना, ये उसी का एक भाग होता है। चलिए आपका 8 हो गया। तब आप लिखेंगे 9वें नंबर पर, 9th में आपको लिखना है ध्वनि का सही ज्ञान न होना। ये भी एक कारक के रूप में माना जाता है। जो भी ध्वनि है, ऐसे समस्याएं क्यों होती है, क्योंकि ध्वनि को हम बेहतर तरीके से जान नहीं पाते हैं, हमें ध्वनि का बेहतर तरीके से ज्ञान नहीं होता है। चलिए अब हम लिखेंगे 10 नंबर में, नंबर 10 में आप लिखेंगे उच्चारण के सामान्य नियमों का ज्ञान न होना। यह भी एक कारक के रूप में माना जाता है कि जो चीज़ें हम लिख रहे हैं उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे। ये कैसे मालूम चलेगा, जब आप हिंदी को बेहतर से पढ़ेंगे, जैसे पेडागोजी आप हिंदी को बेहतर तरीके से पढ़ते हैं तो ये गलतियाँ जो है आपके द्वारा नहीं की जाएगी। चलिए आपका 10 हो गया है। अब आप 11 नंबर पर लिख सकते हैं। 11th आप लिखेंगे गलत वर्तनी लिखना या याद होना। ये भी एक समस्या होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, शब्दों को तो लिखते हैं लेकिन वो गलत तरीके से उसकी वर्तनी लिख देंगे या वैसे वो लोग याद कर लेते हैं, जिस वजह से भी उन्हें समस्याएं झेलनी पड़ती है। फिर इसके बाद आपका 11 हो गया। अब लिखते हैं 12 नंबर पर। 12 में आप लिखेंगे दोषयुक्त श्रवण प्रक्रिया, यानी कि यदि आपकी सुनने की कोई प्रक्रिया है, आप कोई चीज़ को बेहतर तरीके से नहीं सुन पाते हैं तो उस समय भी आप बेहतर तरीके से उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपकी ये शारीरिक विकृति को बोल सकते हैं, जिस वजह से जो है ये समस्याएं आपके अंदर भी आती है। तो इस वीडियो में हमने कुछ बोलने के प्रभावित करने वाले आपके 12 कारकों के बारे में जाना, जो कि पेडागोजी ऑफ हिंदी 1 के प्राइमरी लेवल के आपके ये इकाई 3 का ये था, जिसमें हम जान रहे थे आपके पढ़ने की इकाई 3 में आप जान रहे थे भाषाई क्षमताओं के विकास के बारे में, जिसमें हमने सुनना एवं बोलना के बारे में जाना। और अगले वीडियो में हम इसका जो इकाई 4 है, यानी कि पढ़ने की क्षमता का विकास, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।